नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं संतोष वर्मा आपको इस चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं और इस चैनल के माध्यम से हम आपको ज्योग्राफी विषय के बारे में पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी जो है मुख्य रूप से दो होती है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। तो एग्जाम का पैटर्न अगर आप देखें, एग्जाम का ट्रेंड देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो है वो कहां से आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। ठीक है, तो भारत के भूगोल के विषय में आपको गहन अध्ययन करना होगा। तो इसी को सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम, भारत का भूगोल। तो आप जानते हैं जो हमारा देश है, भारत है, ठीक, ये बहुत प्राचीन समय से, बहुत प्राचीन काल से समय समय पर हमारे भारत देश को अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था, जम्बू द्वीप था। भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था, जम्बू द्वीप था। इसके बाद ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, भारत वर्ष पड़ा, भारत वर्ष पड़ा। आर्यों का निवास स्थल, किसका, आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसको क्या कहा गया, आर्यावर्त कहा गया, आर्यावर्त कहा गया। इसके बाद वायु पुराण के अनुसार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, वायु पुराण के अनुसार आप जानते हैं कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। भारत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। ठीक, आगे चलकर मध्यकालीन इतिहासकारों, आगे चलकर जब मध्यकाल समय आया तो मध्यकालीन इतिहासकारों, अरबी, फारसी, मतलब कहने का मतलब ईरानियों ने क्या कहा, इसको हिंदुस्तान कहा। आधुनिक काल में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, ब्रिटिश लोग आए, शासन किया हमारे देश पर, तो ब्रिटिशों ने हमारे भारत देश को क्या कहा, इंडिया कहा। कहने का मतलब यही है कि समय समय पर भारत देश को अलग अलग नामों से जाना गया। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो पहले ही अनुच्छेद में लिखा भी गया है ना कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक यूनियन होगा। तो ये तो फिलहाल चलिए संविधान की बात होगी, वो संविधान में देखा जाता है। अब भारत के भूगोल के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम बात किसके बारे में बात करेंगे कि हमारा देश जो है वो कहां पर है, कैसे स्थित है। तो भारत जो है वो आप जानते हैं एशिया महाद्वीप में स्थित है ना। और पूरे विश्व में जो सारे महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। तो इन महाद्वीपों में तमाम छोटे बड़े देश स्थित है ना, छोटे छोटे बड़े बड़े देश स्थित हैं। तो अगर पूरे विश्व की अगर आप बात करते हैं तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रसिया है, रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, तब अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका भारत, है ना। मतलब पूरे विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है आपका 7वें नंबर का देश है। पहला क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और भारत के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के बाद कौन सा देश आता है, तब क्या कहेंगे आप, अर्जेंटीना कहेंगे। तो कम से कम एक देश के बारे में आपको याद होना चाहिए कि अगर बाई सपोज पूछ लिया जाए कि भारत के बाद क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा देश है, तो अर्जेंटीना है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। विश्व के कुल 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। अगर इसका लोकेशन हम लोग ग्लोब पर देखें, पृथ्वी पर देखें, तो हम आप जानते हैं कि जो आपका पृथ्वी है,
पृथ्वी में तमाम रेखाएं खींची गई हैं। जो क्षैतिज खींची गई रेखाएं हैं, क्षैतिज खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। और जो लंबवत खींची गई रेखाएं हैं उसको क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। ठीक, तो जो आपकी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में डिवाइड करती है। किसमें किसमें? एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। जो आपका जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर वाला जो गोलार्ध है इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो इसके दक्षिण में है उसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है ये भी बराबर 2 भागों में डिवाइड करती है पृथ्वी को। किसमें किसमें? एक पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, इतना समझ में आया आपको? जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को उसने 2 भाग में डिवाइड किया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री की देशांतर रेखा ने पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को डिवाइड किया। अब इस पृथ्वी पर आपका भारत कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहने का मतलब 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है इससे ऊपर स्थित है, इसके उत्तर में स्थित है, अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है। और 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है इसके पूरब में स्थित है। समझ में आ रहा है? इसके पूरब में स्थित है। कहने का मतलब जो आपका भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब कहां से कहां तक इसका विस्तार है? कहां से कहां तक इसका विस्तार है? तो जो आपका भारत देश है, जो आपका भारत है वो कुछ इस तरह से है, वो कुछ इस तरह से है ना? तो जो ये आपका भारत है ये हमने आपको बताया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के और उत्तर में। तो इसका विस्तार अगर आप देखेंगे कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये अक्षांशीय विस्तार है इसका। और अगर इसका देशांतरीय विस्तार आप देखेंगे तो कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी देशांतर तक कहने का मतलब इसका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसमें आप देखेंगे तो लगभग इसका अंतर, देशांतरीय विस्तार का अगर आप अंतर निकालेंगे तो लगभग इसका अंतर 30 डिग्री का आता है। कितने का? 30 डिग्री का आता है अंतर। और आप जानते हैं कि पृथ्वी पर तमाम जो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 है। 360 है। तो 360 देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 24 घंटा लगता है। तो 60 देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 4 घंटा लगेगा। 30 देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना लगेगा? 2 घंटा लगेगा। तो 30 देशांतर का अंतर है ना आपके पास। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पूरब में, भारत के सबसे पूरब में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिम में आपका गुजरात है।
तो इसीलिए कहा जाता है 30 डिग्री देशांतर अंतर होने के कारण ही कहा जाता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह 4 बजे हो रहा है तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा? लगभग 6 बजे होगा। ठीक है, लगभग 6 बजे होगा। अब देखिए, जो आपका भारत है, इधर आपका भारत के इधर क्या है? आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका क्या है? अरब सागर है। ठीक, तो भारत जो है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो क्या होगा? इंदिरा काल होगा। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु होगा, किबिथु। सबसे पश्चिमी बिंदु राजहीर या गौर माता होगा, राजहीर या गौर माता होगा। तो जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में है। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका है? हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो भारत का ही हिस्सा है। और इसी इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक, और अगर इसका आप अक्षांशीय विस्तार देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार कहां तक है, तो ये है आपका 6 डिग्री 45 मिनट तक, 6 डिग्री 45 मिनट तक। और जो आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है राजहीर या गौर माता, वो कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, लेकिन अब हमने आपको बताया कि जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भारत की मुख्य भूमि पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तब हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को केप केमोरिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप केमोरिन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य भूमि पर भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो आप इंदिरा पॉइंट नहीं मारेंगे, आपको क्या कहना होगा? है कन्याकुमारी कहना होगा। ठीक, और आप जानते हैं कि इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। तो ये आपका जो हिस्सा है भारत का, वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हिस्सा है। और जो हिस्सा स्थल का 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। अगर चारों तरफ से जल से घिरा होता है तो वो द्वीप कहा जाता है। ये 3 तरफ से स्थल से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाएगा क्या? प्रायद्वीप। तो जो प्रायद्वीप होता है, प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप या अंतरीप कहा जाता है। हिंदी में इसको अंतरीप कहा जाता है और इंग्लिश में इसको केप कहा जाता है। इसीलिए इसको कन्याकुमारी को ही केप केमोरिन भी कहा जाता है। ठीक, अब इसका जो है इधर पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब अगर भारत की लंबाई की आप बात करेंगे तो कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। और इसका अगर आप उत्तर से दक्षिण लंबाई आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। तो इतना आपको याद रख होना चाहिए कम से कम। पहली चीज, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो अक्षांशीय विस्तार हमने आपको बताया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक, और इसका सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, सबसे पश्चिमी बिंदु इंदिरा पॉइंट और सबसे पश्चिमी बिंदु
राजहीर या गौर माता। ठीक, इसकी लंबाई कितना है? पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, आप जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री की कर्क रेखा। कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री की कर्क रेखा। अब कर्क रेखा कहाँ है? भारत के बीचों बीच से होकर लगभग गुजर रही है। ठीक, तो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, वो भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? पहला राज्य इधर आपका है, कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद इधर आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद इधर आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। बिहार से अलग होकर झारखंड बना ना, झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद इधर आपका त्रिपुरा और यहाँ आपका मिजोरम है ना। यहाँ आपका ये कौन सा राज्य है? ये आपका गुजरात, ये आपका राजस्थान, ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका छत्तीसगढ़, इधर आपका झारखंड, ये आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका त्रिपुरा और यहाँ आपका है मिजोरम। तो ये पश्चिम से पूरब के क्रम में ये राज्य है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 60 में आप याद ना करिए कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजर रही है, इसको आप पश्चिम से पूरब के क्रम में आपको याद होना चाहिए कि पहला गुजरात, तब राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, तब त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर आपका कर्क रेखा गुजर रही है। अब अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा कौन सा? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो त्रिपुरा और मिजोरम आप आंसर सही नहीं करेंगे। अगर त्रिपुरा और मिजोरम आप कह रहे हैं तो आप गलत हैं। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहाँ है? राजस्थान में है। सबसे कम लंबाई कहाँ है? राजस्थान में है। दो बातें हुई, किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है और कहाँ सबसे ज्यादा लंबी है और कहाँ सबसे ज्यादा छोटी है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन कौन से हैं। ठीक, तो इसके लिए आप कुछ ना करिए, एक कोड है उसको याद रखिए, आसान रहेगा आपके लिए। गरबा, आप जानते हैं गुजरात का लोक नृत्य क्या है? गरबा है। तो जी का मतलब होता है गांधीनगर। जी का मतलब होता है गांधीनगर। यू का मतलब होता है उज्जैन। आर का मतलब होता है रांची। बी का मतलब होता है भोपाल और ए का मतलब होता है अगरतला। ए का मतलब होता है अगरतला, है ना। गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला, ये जो महत्वपूर्ण 5 शहर हैं, ये कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर हैं। अब इन शहरों में जो आपका रांची है, रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी है। अगरतला जो है वो किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है। लेकिन जो रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है, वो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से राज्य की राजधानी ऐसी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो हो जाएगा झारखंड राज्य की राजधानी रांची। और आप कहेंगे कि सर अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी, वो भी आप बता रहे हैं। तो अगरतला हम बता रहे हैं, लेकिन अगरतला जो है वो कर्क रेखा से थोड़ा सा और उत्तर में है।
निकट स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित नहीं आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे चलेंगे तो भारत का जो स्थानीय मानक समय रेखा है कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत का स्थानीय मानक समय रेखा है। क्या है? स्थानीय मानक समय रेखा है। ठीक, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो आपका स्थानीय मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और लास्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है ना? और आपके इलाहाबाद, प्रयागराज के नैनी और मिर्जापुर जैसे शहरों से होकर गुजरती है। तो इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजर रही है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है जो आपके लिए नया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां कर्क रेखा और भारत की स्थानीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है? तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां कर्क रेखा और भारत की स्थानीय मानक समय रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है। देखिए आपको एक एक चीज पढ़ना होगा, कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। सारी चीज जैसे जैसे एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है आपको सारी चीजें पढ़ना होगा, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कहा भी जाता है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, चिड़िया ने कहा भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। कहने का मतलब बार बार आपको इसका रिवीजन करना होगा तब ये सारी चीजें याद होंगी। और तिनका तिनका उठाना का मतलब क्या है कि एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए, एक एक चीज आपको पढ़ना है, छोटी से लेकर बड़ी कोई भी चीज आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बताया क्या कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलिए। अब देखिए जो आपका भारत है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो अगर देखा जाए क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहले नंबर पर है आपका राजस्थान। पहला कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान के बाद इधर आपका है कौन सा? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है। तीसरा आपका महाराष्ट्र है। तीसरा आपका महाराष्ट्र है। और चौथा आपका यहाँ उत्तर प्रदेश है। चौथा आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो आपका उत्तर प्रदेश है वो चौथे स्थान पर है। सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे बार मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। अब आप कहेंगे सर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य तो इधर महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। दूसरे पर
यहाँ सिक्किम है, दूसरे पर सिक्किम है, तीसरा यहाँ पर, तीसरा कौन सा है, त्रिपुरा है, तीसरा त्रिपुरा है, और चौथा यहाँ अरुणाचल प्रदेश के नीचे छोटा सा कौन सा है, नागालैंड है, नागालैंड है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, अगर बड़े राज्यों की बात किया जाए, तो पहले पे आपका राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, और चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश है राज्यों में। और छोटे राज्यों की आप बात करेंगे, सबसे छोटे राज्यों की, तो पहले पर आपका गोवा, दूसरे पर सिक्किम, तीसरे पर त्रिपुरा, और चौथे पर आपका नागालैंड। ठीक, ये राज्यों का, बड़े और छोटे राज्यों का क्रम हुआ। ठीक, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा आपका यूपी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और सबसे कम जनसंख्या वो सिक्किम हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम हो जाएगा। अब केंद्र शासित प्रदेश की यहां बात अगर हम करें कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अब आपका बन गया है कौन सा, लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख है, और सबसे छोटा यहाँ कौन सा है, अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा लद्दाख हुआ। अब आप कहेंगे सर जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो यहाँ आपका है क्या, यहाँ दिल्ली है। तो दिल्ली जो है वो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश सेम वही लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में भी सबसे कम है लक्षद्वीप, जनसंख्या में भी सबसे कम है लक्षद्वीप, है ना। अब देखिए सबसे बड़ा जिला की अगर आप बात करें, सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत में, कच्छ जिला है। गुजरात का जो कच्छ जिला है वो भारत में सबसे बड़ा जिला है। ठीक, तो यहां लिखा जाए सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा हुआ, सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ, कच्छ। कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। सबसे छोटा जिला बताइए, सबसे छोटा जिला माहे। कौन सा होगा, माहे। और माहे कहाँ है, केरल में है। लेकिन जिला किसका है, पांडिचेरी का है। केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में 4 स्थानों पर फैला हुआ है। 3 राज्यों में 4 स्थानों पर फैला हुआ है। कहां कहां देखिए, पहला माहे। माहे कहां है, केरल में है। दूसरा कराईकल और पांडिचेरी, ये दोनों कहां है, तमिलनाडु में है। ये दोनों कहां है, तमिलनाडु में है। और यनम, यनम जो है वो कहां है, आंध्र प्रदेश में है। कहां है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो ये जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, वो
3 राज्यों में 4 स्थानों पर फैला हुआ है। माहे केरल में, कराईकल और पांडिचेरी तमिलनाडु में, यनम आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक, और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला, अगर केंद्र शासित प्रदेश को गिना जाए, पहला लद्दाख है आपका, दूसरा इधर आपका जम्मू है, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा यहाँ का कौन सा है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। अब दोनों को एक कर दिया गया ना, पहले अलग अलग था, दमन दीव अलग था, दादरा नगर हवेली अलग था, अब दोनों को एक ही कर दिया गया है, दोनों एक हैं। इसकी राजधानी कौन सी रखी गई है, दमन रखी गई है। फिर छठवां कौन सा है आपका, पांडिचेरी है, अभी हमने आपको बताया। सातवां लक्षद्वीप है, अरब सागर में है, और 8वां लास्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपके 28 राज्य हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं भारत की सीमाओं के बारे में, है ना। ये तो हमने आपको बता दिया, ये आपका जल वाला हिस्सा है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, लेकिन ऊपर आप देखेंगे ये तो पूरा क्या है आपका, इधर स्थल एरिया है। तो भारत की सीमाओं की अगर आप बात करते हैं, भारत की सीमाएं, तो 2 सीमाएं हैं इसमें, एक स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है, और दूसरा है आपका तटीय या जलीय सीमा, तटीय या जलीय सीमा। तो जलीय सीमा आपका ये होगा, जहां जिस राज्यों के किनारे आपका जल है वो आपका जलीय सीमा होगा, और जिन राज्यों के किनारे आपका स्थल है वो आपका स्थलीय सीमा होगा, है ना। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। और इसमें जो जलीय सीमा है, तटीय सीमा है, वो कितना है, 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। लेकिन जो 6,100 किलोमीटर है, ये मुख्य भूमि की हम बात कर रहे हैं। अगर द्वीपों सहित, अंडमान निकोबार है आपका, लक्षद्वीप है, तमाम जो छोटे छोटे बड़े बड़े द्वीप हैं भारत के, अगर द्वीपों सहित आप देखेंगे तब ये हो जाएगा जलीय सीमा कितना, 7,516 किलोमीटर, है ना, 7,516 किलोमीटर। जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा पर कुल 16 राज्य, समझिएगा, कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। जलीय सीमा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं, जलीय सीमा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ आपका कौन सा है, यहाँ आपका पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटका है, चौथा कर्नाटका है। फिर इधर आपका केरला है, इधर आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर आपका उड़ीसा है, और उड़ीसा के ऊपर आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। तो 9 राज्य आपके ऐसे हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है, गुजरात बनाता है। पहले नंबर पर गुजरात बनाता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश बनाता है, ठीक। और सबसे छोटी सीमा कौन सा बनाता है, गोवा बनाता है। सबसे छोटी सीमा कौन बनाएगा, गोवा बनाएगा भाई, सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटी सीमा है ना। अब
स्थलीय सीमा की अगर आप बात करते हैं तो स्थलीय सीमा पर कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं, है ना। ठीक है, तो स्थलीय सीमा में अगर आप देखेंगे तो स्थलीय सीमा में हमने आपको बताया 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अगर राज्यों में अगर आप बात करते हैं कि कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है, ठीक, तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका यहाँ गुजरात के ऊपर कौन सा राज्य है, राजस्थान है। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा की बात हो रही है। राजस्थान ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। अब सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, यहां पर आपका एक राज्य है, कौन सा, नागालैंड है। नागालैंड सबसे छोटी सीमा बनाता है, किसके साथ, म्यांमार के साथ। किसके साथ, म्यांमार के साथ। ठीक है, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा राजस्थान पाकिस्तान के साथ बनाता है, सबसे छोटी सीमा नागालैंड म्यांमार के साथ बनाता है। अब देखिए, जब दूसरे देशों की बात हो रही है तो कितने इतने देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं। तो कुल 7 ऐसे देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं। कुल 7 ऐसे देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश हैं, इधर आपका पाकिस्तान है, यहाँ आपका अफगानिस्तान है, यहाँ आपका चाइना है, यहाँ आपका नेपाल है, यहाँ आपका भूटान है, यहाँ आपका म्यांमार है और यहाँ आपका बांग्लादेश है। ठीक, कुल 7 ऐसे देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं। तो अगर आपका क्रम से पूछे कि सबसे बड़ी सीमा किसके साथ भारत बनाता है, तो सबसे बड़ी सीमा भारत बनाता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। कितना, लगभग 4096.6 किलोमीटर सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। दूसरे नंबर पर चाइना के साथ, तीसरा पाकिस्तान के साथ, चौथा नेपाल के साथ, पांचवा म्यांमार के साथ, छठवां भूटान के साथ और सातवां लास्ट अफगानिस्तान के साथ। सातवां लास्ट अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ लगभग है 106 किलोमीटर, लगभग 106 किलोमीटर। तो ये कहीं अगर डीप, बहुत ज्यादा डीप पूछा कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर है, तब आपको ये पूछा जा सकता है, लेकिन संभावना इसकी कम रहती है। तो सबसे बड़ी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है 4096 किलोमीटर लगभग, फिर चाइना, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, पांचवें पर म्यांमार, छठवें पर भूटान, सातवें पर आपका अफगानिस्तान है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत बनाता है। अब देखिए, अब यहां हमने आपको बताया कि 16 राज्य स्थलीय सीमा बना रहे हैं, 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। तो 16 9 कितना हुआ, 25 हुआ ना। अब बचे कितने राज्य, 3 राज्य। लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जो न ही स्थलीय सीमा बनाते हैं न ही जलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं देख लिया जाए पहले। एक है आपका हरियाणा, पहला है आपका हरियाणा, दूसरा है आपका यहाँ मध्य प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़, चौथा है यहाँ पर कौन सा, झारखंड, और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा बना, तेलंगाना। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो न ही स्थलीय सीमा बनाते हैं न ही जलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, हरियाणा, एमपी मध्य प्रदेश, फिर अगला छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, लास्ट कौन सा, तेलंगाना, लास्ट आपका तेलंगाना। तो 5 राज्य ऐसे हैं आपके भारत के जो न ही स्थलीय सीमा बनाते हैं न ही जलीय सीमा बनाते हैं।
ठीक है। अब देखिए, अब आप कहोगे सर 16 राज्य स्थलीय सीमा बना रहे हैं, 9 राज्य जलीय सीमा बना रहे हैं, 16 9 25 हुआ, और 5 राज्य कुछ नहीं बना रहा है, तो 5 तो 30 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 राज्य आपके ऐसे हैं, पहला गुजरात और दूसरा पश्चिम बंगाल, 2 राज्य आपके ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं, जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं, है ना। तो अब देखिए, आज आपको सामान्य परिचय हमने बताया केवल कि भारत का सामान्य परिचय क्या है, इसका अलग अलग नाम क्या है, इसका क्षेत्र कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसका विस्तार क्या है ना। ठीक, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि भारत को जो है सबसे पहले अलग अलग नामों से जाना गया था, जैसे जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, आर्यावर्त है ना। फिर इंडिया भी कहा गया लास्ट में, है ना, बीच में हिंदुस्तान भी कहा गया था, है ना। इसके बाद हमने आपको बताया, क्या चीज बताया, भारत का क्षेत्रफल बताया, कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। फिर हमने आपको बताया कि विश्व में क्या है, भारत 7वें नंबर का देश है क्षेत्रफल के अनुसार। रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वां स्थान है, इसका स्थान 7वें के बाद अर्जेंटीना का है ना। और जनसंख्या के आधार पर अगर देखेंगे तो जनसंख्या के बाद कौन सा है, चाइना के बाद दूसरा स्थान है ना। फिर हमने आपको बताया इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितना है, कितना बताया हमने, इसका पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर। फिर कर्क रेखा के बारे में बताया गया, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, कहां सबसे लंबी कर्क रेखा गुजरती है, किस राज्य से, मध्य प्रदेश से। सबसे छोटी कर्क रेखा कहां से गुजरती है, राजस्थान से, है ना। फिर आपको स्थानीय मानक समय रेखा के बारे में बताया हमने आपको। ठीक, ये भी 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना। और दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है ना, छत्तीसगढ़ में काटती है। फिर हमने आपको बताया ये तमाम जो राज्य हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कहाँ है ना। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ, राजस्थान हुआ, सबसे छोटा गोवा हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा लद्दाख हुआ, सबसे छोटा लक्षद्वीप हुआ। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी हुआ, सबसे छोटा राज्य सिक्किम हुआ, है ना। सबसे बड़ा जिला कच्छ हुआ, सबसे छोटा जिला माहे हुआ। फिर हमने आपको लास्ट में ये पढ़ाया कि सीमा भारत की कहां से कहां तक है, तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जलीय सीमा आपकी 7,516 किलोमीटर है द्वीपों सहित, और मुख्य भूमि की अगर आप बात करेंगे तो केवल कितना है 6,100 किलोमीटर, है ना। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि जो आपके तमाम 7 देश हैं तो सबसे बड़ी किसके साथ सीमा बनाती है और सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाती है। देश की बात करेगा, भारत देश की बात करेगा तो भारत सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। और राज्य में अगर आपसे पूछ लिया कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, है ना। तो इन सभी चीजों का आप याद रखिएगा, है ना। और समय पर आपका जो वीडियो आ रहा है उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो ये जान लीजिए, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, तो मेहनत आपको ही करना है, आपके हर कदम पर हम आपका साथ देंगे। ठीक है, ये निश्चिंत रहिए आप। तो चलिए आज यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।